हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लैंग्वेज जंक्शन। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ, सुरक्षित और प्रसन्न होंगे। आज के इस वीडियो में हम समेटिव असेसमेंट 1 दिसंबर 2021 का जो पेपर है क्लास 8 पार्ट बी हल करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न पत्र का पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार लिखिए। यानी जिस तरह से पूछा गया है क्वेश्चन, निर्देश दिए गए हैं उसी प्रकार आपको उत्तर लिखने होंगे। तो उसके अनुसार जो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी सेंटेंस बनाना है, कौन सेंटेंस। ठीक है, तो फर्स्ट जो दिया है क्या है वो परोपकार। परोपकार यानी क्या, किसी की भलाई करना। देखिए एक बात ध्यान में रखिए, जब वाक्य बनाने के लिए देता है ना, उस शब्द का अर्थ आपको मालूम रहना चाहिए। अर्थ अगर मालूम नहीं तो आप वाक्य नहीं बना सकते। इसलिए मैं बार बार अपने वीडियोस में यही कहती हूँ कि आप शब्दार्थ अच्छे से पढ़ लीजिए, अर्थ को समझिए, ताकि आप वाक्य बनाते समय समझकर बना सके। ठीक है, तो परोपकार है यानी दूसरों की भलाई। इस परोपकार का जो मतलब परोपकार जो शब्द दिया है ना, उसी शब्द का प्रयोग करके आपको वाक्य बनाना रहेगा। ठीक है, उसका अर्थ लेकर वाक्य नहीं बनाएंगे। आदेश, आदेश यानी क्या, आज्ञा, हुक्म, आदेश देना किसी को। ठीक है, तो ये आपको अपने शब्दों में वाक्य बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखिए। कोष्टक यानी क्या, ब्रैकेट। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, वो ऑप्शन में जो सही होगा उस ऑप्शन को आप ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, विद्यालय की नई प्रधानाध्यापिका बहुत विदुषी एवं नेक है। तो अब ब्रैकेट में क्या दिया है एग्जाम में, ये जो ब्रैकेट में दिया गया है ना, इसको 2 से 3 बार पढ़िए ताकि आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आए। रेखांकित शब्द का, रेखांकित यानी रेखा यानी लाइन, अंकित यानी बताया जाना, इस तरह से। ठीक है, रेखांकित है ना। तो अब यहाँ पर रेखांकित शब्द का, रेखांकित किसको किया गया है, अंडरलाइन किसको किया गया है, विदुषी। इस शब्द का आपको पुल्लिंग बताना है। ठीक है, तो पुल्लिंग शब्द क्या होता है यहाँ पर, विद्वान। विदुषी ये स्त्रीलिंग है ना, तो उसका पुल्लिंग क्या होगा, विद्वान। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पर, अभी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। राजा ने केवल एक व्यक्ति को ही योग्य पाया, बाकी सभी को। अब क्या दिया है ब्रैकेट में, योग्य ये शब्द अंडरलाइन किया है। तो रेखांकित शब्द का सही विकल्प, सॉरी सही विलोम शब्द क्या है। ठीक है, योग्य एक शब्द दिया गया है, उसका विलोम, विलोम यानी क्या, अपोजिट वर्ड है ना, उल्टे अर्थ वाले भी पूछता है। ठीक है, विलोम यानी अपोजिट। यहाँ योग्य दिया है तो उसका विलोम क्या है, सुयोग्य नहीं होता, योग्यवान नहीं होता, योगी नहीं होता। योग्य का विलोम अयोग्य होता है, अयोग्य। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहित अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देता है। तो अब फिर देखिए ब्रैकेट में क्या पूछ रहा है आपसे, रेखांकित शब्द में प्रत्यय क्या है ना। प्रत्यय और उपसर्ग, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है मैंने दिया है, इसके भी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए कि प्रत्यय क्या है और उपसर्ग क्या है। देखिए पढ़ाई, यहाँ पर आपको प्रत्यय पहचानना है। प्रत्यय और उपसर्ग वो शब्दांश है, शब्द का अंश, एक हिस्सा। अगर शब्द से पहले लग गए तो उपसर्ग होते हैं, शब्द के बाद लग रहे हैं वो प्रत्यय होते हैं। इतना ध्यान में रखना है। और उसके बाद एग्जाम में कैसे अलग करें, प्रत्यय हो या फिर उपसर्ग हो, कैसे अलग करें। जैसे कि यहाँ पर पढ़ाई, पहले आपको मीनिंगफुल वर्ड यानी जो शब्द है, अर्थपूर्ण शब्द जो होता है ना, उसको अलग करना होता है आपको। पढ़ाई, तो इसमें क्या है, ई
आई पढ़ ढाई, ठीक है। तो आपको पहले वो जो मूल शब्द है उसको अलग कर दो, पढ़ा या पढ़, क्या होगा? तो पढ़, अगर आप मूल शब्द निकाल देंगे तो वहां पर बचा क्या? आई। दोनों मिलकर बन रहा है पढ़ प्लस आई, पढ़ाई। तो इस प्रकार से प्रत्यय, मैंने कहा ना अंत में अगर लग रहे हैं तो प्रत्यय होता है, शुरू में लगेंगे तो उपसर्ग होता है, शब्द से पहले लगेंगे तो उपसर्ग, शब्द आ गया उसके बाद लगेंगे तो प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर प्रत्यय क्या है अभी? आई। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कवि ने प्रकृति पर बहुत सुंदर कविता लिखी। रेखांकित शब्द का बहुवचन भी लिखना है आपको। कविता अंडरलाइन किया गया है ना, रेखांकित किया गया है, इसका बहुवचन, एक वचन बहुवचन, है ना। किताब किताबें, पुस्तक पुस्तकें, खिड़की खिड़कियां, समझ गए? एक वचन खिड़की, बहुवचन खिड़कियां। इस तरह से कविता, इसका जो बहुवचन है क्या होता है? वो कविताएं, क्या होता है? कविताएं, ठीक है। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अध्यापक ने छात्रों से पूछा, जिसके आने की तिथि ना हो उन्हें क्या कहते हैं? अच्छा, अभी देखिए ब्रैकेट में क्या पूछ रहा है आपसे। रेखांकित वाक्यांश के लिए एक शब्द है। इस तरह से बहुत सारे शब्द दिए गए, जिसके एक शब्द, आने दो, की तीन, तिथि चार, न पांच, हो छह, है ना। यहाँ पर छह इस तरह से शब्द दिए गए हैं, या फिर एक वाक्य दिया गया है, पूरा पूरा एक वाक्य देकर उसको आप एक ही शब्द में लिखने के लिए कह रहा है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बोलकर भी पूछता है, या वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो क्या होते हैं ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द? जैसे वह, या आप इसे, मेरे माताजी की बहन आ रही है, मेरे माताजी की बहन। अब मेरे माताजी की बहन इतना कहेंगे आप, या केवल मौसी कहेंगे? मौसी कहते हैं ना हम। मेरे पिताजी की बहन, इतना कहकर पुकारेंगे आप, या फिर फूफी कह के पुकारें, हाँ, या बुआ कह के पुकारेंगे? तो ये इतने सारे जो शब्द होते हैं या ये एक वाक्यांश होता है, उसके लिए केवल एक ही शब्द का जब हम प्रयोग करते हैं तो किस तरह प्रकार से आता है वो? जिसके आने की तिथि ना हो वो क्या कहलाता है? अतिथि। जिसके आने की तिथि, दिनांक, डेट ना हो वो क्या कहलाता है? अतिथि। समझे आप? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो या वाक्यांश के लिए एक शब्द, किस प्रकार से हमें समझकर ऑप्शन टिक करना होता है वहां पर, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यापार में हानि से सलीम की कमर ही टूट गई, ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए अब हम पढ़ेंगे ब्रैकेट में क्या दिया गया, हमें क्या करना है। मुहावरे का अर्थ है कमर ही टूट गई, है ना। मुहावरे आपको बाय हार्ट करना होता है या उनके अर्थ बहुत अच्छे से समझना होता है, क्योंकि मुहावरा वो होता है जो तीसरा ही अर्थ देता है, अलग ही अर्थ देता है। तो जैसे व्यापार में हानि से सलीम की कमर टूट गई, सचमुच उसकी कमर टूट गई? ऐसा नहीं है ना। तो फिर क्या हुआ? यस, क्या हिम्मत टूटना, या स्तब्ध रह जाना, तैयार होना, मूर्ख बनना, है ना। कमर टूट जाना का अर्थ होता है हिम्मत टूट जाना, हिम्मत खत्म हो गई। समझ रहे हैं आप? तो एट्थ का सही आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। जंगल कटने के कारण पर्यावरण बिगड़ रहा है। अब ब्रैकेट में क्या पूछ रहा है? रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है आपसे। पर्यायवाची शब्द वो होते हैं, एक ही शब्द रहता है ना, एक ही चीज है मगर अलग अलग नाम से हम बोल सकते हैं। जैसे पानी है, पानी को जल भी कहते हैं, सलिल कहते हैं, नीर कहते हैं, है ना। तो यानी एक ही चीज है, अलग अलग नाम से हम कह रहे हैं। तो जैसे आसमान है, आकाश भी कहते हैं, अंबर भी कहते हैं, है ना।
एक ही है चीज, आसमान है वो, लेकिन अलग अलग नाम से। तो उसी तरह से जंगल, जंगल को हम क्या कहते हैं? वन भी कहते हैं और अरण्य भी कहते हैं। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्र आजीवन सत्य का साथ देता रहा। क्या पूछ रहा है? वाक्य में उपसर्ग युक्त शब्द है। देखिए, अब इतने जो शब्द हैं यहाँ पर, महेंद्र, आजीवन, सत्य, क साथ देता रहा, इन सब में आपको ढूंढना है कि एक ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग लगा हुआ है। क्या महेंद्र में लगा हुआ है, आजीवन में लगा हुआ है, क्या सत्य में लगा हुआ है, क में लगा हुआ है, इस तरह से। ठीक है, मैंने इससे पहले जो प्रश्न हुआ वहां समझाया था कि प्रत्यय जो होते हैं शब्द के अंत में लगते हैं, उपसर्ग जो होते हैं शब्द के प्रारंभ में, है ना, शुरू में ही लगते हैं। तो ऐसा कौन सा शब्द है यहाँ पर? वो है आजीवन। यहाँ पर मूल शब्द अलग कर देना है, यानी मैंने कहा था जो अर्थपूर्ण शब्द होता है उसको पहले अलग कर दीजिए। तो जीवन यहाँ पर अर्थपूर्ण है, जीवन यानी जिंदगी, है ना, लाइफ, जीवन। तो बचा क्या यहाँ पर? आजीवन। तो यहाँ पर इस वाक्य में जिसमें उपसर्ग लगा है वो कौन सा शब्द है? आजीवन। तो अब ऑप्शन पे चलेंगे, तो कौन सा है यहाँ पर सही ऑप्शन? कौन सा है? यस, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां तक आपको ऑप्शन दे रहा था, लेकिन अब यहां से आपको ऑप्शन नहीं देता, आपको समझ कर लिखना रहता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर कोष्टक में दिए गए निर्देश दिए गए हैं यहाँ पर आपको, है ना, जस्ट गाइड किया गया, गाइडलाइंस दिए गए हैं कि आपको क्या करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पिताजी ने कार में 5 लीटर पेट्रोल भरवा दिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे कि संख्यावाचक विशेषण छांट कर लिखिए। ठीक है, आपको अलग से निकालना है कि संख्यावाचक विशेषण क्या है ना। विशेषण के अगर प्रकार देखें हम, तो जैसे आप जानते हैं 4 प्रकार होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है? संख्यावाचक पूछ रहा है। संख्या यानी क्या? नंबर्स। संख्या यानी नंबर जिससे हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पिताजी ने कार में 5 लीटर पेट्रोल भरवा दिए। तो अब इसमें संख्यावाचक विशेषण क्या है? पेट्रोल तो संज्ञा है ना, पेट्रोल क्या है? संज्ञा है, एक चीज है। तो किसी संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो इस पेट्रोल के बारे में क्या कहा जा रहा है? 5 लीटर। ये 5 लीटर जो है वो संख्यावाचक विशेषण, जैसे मैंने भी कहा ना, नंबर होते हैं। 5 लीटर ये क्या है? यहाँ संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। तो आंसर क्या होगा? 5 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, वधु गहनों के द्वारा श्रृंगार करती है। देखिए एक्चुअली यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन ही गलत दिया है, से आना चाहिए था यहाँ पर। वधु गहनों से श्रृंगार करती है। वधु यानी क्या? बहू, दुल्हन, है ना। तो वो किससे श्रृंगार करती है? अपना गहनों से, ज्वेलरी से। गहने यानी ज्वेलरी से श्रृंगार करती है। तो क्या पूछ रहा है? रेखांकित शब्द का कारक का भेद बताइए, है ना, आपको कारक के भेद पूछ रहा है। तो अब यहाँ पर देखिए, जिस संख्यावाचक विशेषण के लिए लिया था मैंने ये, कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, तो संख्यावाचक विशेषण क्या है? 40, है ना। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है, विशेषण क्या हुआ? नंबर। दोनों। उनकी दूसरी लड़की की शादी है, दूसरी, है ना, संख्यावाचक। देश का हर एक बालक वीर है, हर एक, यानी यहाँ पर भी नंबर है एक, इस तरह से। ठीक है, ये संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन अभी क्या पूछ रहा है? ये जो प्रश्न था कि वधु गहनों से श्रृंगार करती है, कारक पहचानना है। तो मैं यहाँ पर करण में भी से है, ये कारक है ये, है ना, और ये विभक्ति चिन्ह है उनके। ठीक है, यहाँ पर करण से है और एक से कहाँ है? अपादान, यहाँ पर भी से है। लेकिन कंफ्यूज ये होता है कि ये से और ये से में अंतर क्या है?
और एग्जाम में हम कैसे पहचाने क्या ये करण कारक का से है या फिर अपादान कारक का से है? एक डिफरेंस बता रही हूँ मैं आपको, अंतर बता रही हूँ कि कैसे पहचाने। करण कारक क्या होता है? जब हम कोई काम करते हैं ना, कार्य जब करते हैं, जब क्रिया हो रही है, उसके लिए, उस क्रिया करने के लिए, वो काम के लिए जिसकी हम सहायता लेते हैं, जब हम किसी चीज की सहायता लेकर काम करते हैं, तब वो करण कारक होता है। और जब हम किसी चीज से अलग हो जाते हैं, ठीक है, किसी चीज से अलग हो रहे हैं, तब इस से का प्रयोग करते हैं। मैं उदाहरण दूंगी जिससे आप समझ सकेंगे, ठीक है। राजेश बस से आया, यानी सहायता ली ना बस की, यहाँ पर वो करण कारक होगा। राजेश बस से गिरा, अलग होगा, वो अपादान कारक। अच्छा, पत्ते पेड़ से गिरे, क्या हो गया वो? अपादान कारक होगा, है ना। या फिर मैं कहूँ बच्चा शेर से डर गया, तो अब ये क्या होगा? करण होगा या अपादान? अपादान होगा, है ना। बच्चा शेर से तो डर कर वो शेर के और करीब तो नहीं जाएगा, अलग हो जाएगा, है ना। ये से होगा, ठीक है। मैंने चाकू से सेब काटा, मैंने सहायता ली ना चाकू की, तो क्या होगा वो? कर। तो अब मुझे ये बताइए, यहाँ पर जो प्रश्न है, वधु जो है अपना श्रृंगार गहनों से करती है, तो कौन सा से हो गया? अब ये करण कारक, समझ रहे आप? कौन सा है? करण कारक। आपको क्या पूछा था यहाँ पर? रेखांकित शब्द का कारक का भेद टाइप बताना है। आंसर क्या हो गया? करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन। सावित्री मेरे जाने के पश्चात चली गई, वाक्य में निहित क्रिया विशेषण पूछ रहा है आपको। क्रिया यानी काम, है ना। काम कैसे चल रहा है बताने वाला शब्द ही क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण, ठीक है। तो अब चली गई क्रिया है, पश्चात यानी बाद में, मेरे जाने के पश्चात यानी बाद में, ठीक है। तो अब बताइए यहाँ पर क्रिया विशेषण क्या है? चली गई क्रिया है, कैसी क्रिया हुई यहाँ पर बता रहा है? पश्चात, बाद में, है ना। वह धीरे धीरे चलता है, चलता है क्रिया है, क्रिया कैसी हो रही है? धीरे धीरे, ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। वह बहुत अच्छा लिखता है, लिखना क्या है? क्रिया है, क्रिया कैसे हो रही है? अच्छा, वह बहुत अच्छा लिखता है, तो भी अच्छा क्या होगा? क्रिया विशेषण। समझ रहे आप? क्रिया की, काम की स्पेशलिटी बता। तो इस तरह से 13th जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा? पश्चात, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्यालय में पधारे सज्जनों में से कुछ आज शाम तक चले जाएंगे, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? रेखांकित शब्द की संधि विच्छेद करना है ना। तो अब यहाँ पर संधि क्या होती है, संधि कितने प्रकार के होते हैं, है ना। इतना समय अभी नहीं है कि हर एक संधि को मैं यहाँ पर बताते चलूं, लेकिन जो जो संधि का उदाहरण आते जाएगा मैं समझाते जाऊंगी। अब यहाँ पर अंडरलाइन किया है सज्जन, है ना, सज्जनों में से वाक्य है इसलिए सज्जनों कहा गया। एक ही शब्द अगर हम ले तो सज्जन होगा। तो अब देखिए, जो संधि है उनमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होते हैं। और ये जो सज्जन है ये व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में कुछ नियम होते हैं, उस नियम के अनुसार यहाँ पर देखिए, यदि त और द के बाद च वर्ग का व्यंजन आए तो त और द च वर्ग के व्यंजन के अनुरूप हो जाता है। ये नियम है। बस साधारण रूप से आपको क्या समझना है? सज्जन है तो इसका विच्छेद कैसे होगा, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ बोल रहा है तो सत, सत प्लस जन, सज्जन कैसे होता? यदि तो आ गया यहाँ पर, तो के बाद अगर चा वर्ग, वर्ग क्या होता है? क ख ग घ एक वर्ग, च छ ज झ ञ एक वर्ग, है ना। क ख ग घ इंग जो है ना एक वर्ग कहलाता है। च छ ज झ इन्या एक वर्ग, ट ठ ड ढ न, इस तरह से वर्ग होते हैं, ठीक है। तो अब ये कह रहा है चा वर्ग का व्यंजन आए तो च छ ज, ज यानी च वर्ग में आ रहा है ना, च छ ज, तो ज आ गया, तो क्या बन जाता है वो? चा वर्ग के व्यंजन के अनुरूप हो जाता है।
कैसे? सत प्लस जन, यहाँ ज आया है ना, इसलिए ये तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ज में कन्वर्ट हो जाएगा, सज्जन हो जाएगा। सत प्लस जन, सज्जन। एक बात ध्यान में रखिए, व्यंजन संधि के जो नियम है, इतने नियम बाय हार्ट नहीं कर सकते, इसलिए कुछ शब्द जो है व्यंजन संधि में, उनके आपको बार बार उन शब्दों के उदाहरणों को आप प्रैक्टिस करना होगा, अभ्यास करना होगा, तभी आप उनका विच्छेद कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया गया था सज्जन, तो हमने जो भी संधि विच्छेद, विच्छेद यानी अलग करना, संधि विच्छेद किया तो क्या हुआ? सत प्लस जन। ठीक है, ये इसका उत्तर है, क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी की रचना की। क्या पूछ रहा है? प्रश्नवाचक रूप में बदलिए, है ना, यहाँ वाक्य दे दिया और आपसे पूछ रहा है प्रश्नवाचक में बदलना है, यानी एक वाक्य देकर आपको उसका क्वेश्चन बनाना रहता है, क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है। तो अब आप बहुत सारे बच्चे ये करेंगे, जयशंकर प्रसाद जी ने किसकी रचना की? ये गलत होगा, आपका आंसर गलत होगा। क्यों? क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी जो थे, वो बहुत सारी पुस्तकों की रचना यानी लिखना, ठीक है, बहुत सारी पुस्तकों की रचना की है, लेकिन यहाँ पर्टिकुलर एक नाम पूछ रहा है, कामायनी। तो इसलिए ध्यान में रखिए, जब भी आपको प्रश्नवाचक रूप पूछता है, तो बार बार अलग अलग तरह से प्रश्न बनाकर सोचें, क्या ये सही हो सकता है, क्या ऐसा करने से सही होता है। उसके बाद भी जब आपको बिल्कुल सही क्वेश्चन बन जाए, तब आप एग्जाम में लिखिए। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन कैसा बनेगा? अभी जयशंकर प्रसाद जी ने किसकी रचना की? ये गलत होगा। आपका क्वेश्चन होगा कामायनी, ये एक महाकाव्य है जो उन्होंने लिखा है, कामायनी की रचना किसने की? कामायनी की रचना किसने की? इस तरह से प्रश्न होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सानिया मिर्जा ने भारत का नाम रोशन किया। क्या पूछ रहा है? भविष्य काल में, भविष्य काल में आपको परिवर्तन करना है, बदलना है। ठीक है, सानिया मिर्जा ने भारत का नाम रोशन किया, है ना, कर दिया उन्होंने। ठीक है, भूतकाल में जो समय बीत गया है, उसमें दिया गया है वाक्य कि उन्होंने नाम, भारत का नाम रोशन किया है। भविष्य काल में कैसा होगा ये? सानिया मिर्जा ने भारत का नाम रोशन किया, भूतकाल हो गया, नहीं आया तो समझ जाना कि ये भूतकाल है। तो अब इसका भविष्य कैसा हो? सानिया मिर्जा भारत का नाम रोशन करेंगी। भविष्य यानी आने वाला, फ्यूचर, ये पास्ट है, ये है ना, फ्यूचर में बदलना है आपको। फ्यूचर टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? भविष्यत काल। ठीक है, सानिया मिर्जा भारत का नाम रोशन करेंगी। ठीक है, ये इसका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बगीचे में सामने लगे हुए हैं 10 पेड़। देखिए, जंबल वर्ड्स जो होता है ना, इधर उधर देता है और आपको बिल्कुल सही एक वाक्य बनाना होता है। वाक्य को शुद्ध करके लिखिए, कह रहा है ना। बगीचे में सामने लगे हुए हैं 10 पेड़, क्या ये वाक्य सही लग रहा है? नहीं। तो क्या होना चाहिए? सामने बगीचे में 10 पेड़ लगे हुए हैं। समझ रहे? सही आंसर क्या है इसका? कि सामने बगीचे में 10 पेड़ लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। महान लोगों के गुण हमेशा गाए जाते हैं। रेखांकित शब्द का भाववाचक रूप लिखिए, है ना, भाववाचक रूप लिखना है आपको। महान भाववाचक क्या होता है? जैसे बच्चा है तो उसका भाव क्या होगा? बचपन, बचपन। मीठा है तो उसका भाववाचक क्या बनेगा? मिठास। कड़वा है, कड़वापन। तो महान क्या होता है? महानता। भाववाचक क्या होगा? महानता। तो इसका सही आंसर क्या है? महानता। नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्रकार चित्र बनाता है, वाक्य को परिवर्तन कर्मवाच्य में कीजिए, यानी इस वाक्य को कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, तो वाच्य क्या होता है? जो क्रिया है, काम है, उस काम में किसको इंपॉर्टेंस दिया गया है? कर्ता को, कर्म को या भाव? कर्ता क्या होता है? जो काम करने वाला है ना, उसको कर्ता कहते हैं।
और काम का असर जिस पे हो रहा है उसको कर्म कहते हैं। ठीक है। भाव यानी फीलिंग्स, है ना, भाव यानी फीलिंग्स, जो जो सिर्फ हम उसका फील कर सकते हैं, है ना, वो भाववाच्य होता है, जिसको अनुभव कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर एक उदाहरण से आप बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। राजेश पुस्तक पढ़ रहा है। राजेश पुस्तक पढ़ रहा है। कौन पढ़ रहा है पुस्तक? पढ़ रहा है। कभी भी वाच्य बदलते समय एक बात अच्छे से ध्यान में रखिए, क्रिया देखना, आप पहले क्रिया देखना। पढ़ रहा है, क्रिया है ना, काम है ये। पढ़ रहा है। कौन? राजेश। अभी मैंने कहा जिससे काम हो रहा है, जो काम करता है, उसको क्या कहते हैं? कर्ता। और कर्ता को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, यहाँ पर महत्व कर्ता को दिया जा रहा है, इसलिए इसको कर्तृवाच्य कहते हैं। अब दूसरा देखिए, राजेश द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। फिर क्रिया देखिए यहाँ पर, पढ़ी जाती है। क्या पढ़ी जाती है? पुस्तक, है ना, पढ़ी जाती है क्या? पुस्तक। राजेश तो पढ़ रहा है, राजेश पढ़ने का असर जिस पे हो रहा है, जिसकी सहायता से वो पढ़ रहा है, वो है पुस्तक, है ना। पुस्तक कर्म कहलाता है, कर्म है। क्रिया का असर जिस पे होता है वो कर्म होता है, वो चीज क्या है? पुस्तक। तो इसलिए ये क्या होगा? कर्मवाच्य। अब देखिए अंत में दिया है, राजेश से पुस्तक पढ़ी नहीं जाती। समझ रहे आप? सॉरी, राजेश से पढ़ा नहीं जाता। राजेश से पढ़ा नहीं जाता, क्योंकि भाव है। क्यों पढ़ा नहीं जाता ये राजेश जानता है ना, उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है, क्या है, वो राजेश जानता है। भाव है वो, जो वो फील कर सकता है। समझ रहे? तो इस तरह से काम में, क्रिया में किसको इंपॉर्टेंस दी गई है, ये पहचान कर आपको लिखना होता है कि यह कर्मवाच्य है, कर्तृवाच्य है या भाववाच्य है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा था आपको? क्या वाच्य का नाम लिखने? नहीं, परिवर्तन करना है आपको। चित्रकार चित्र बनाता है। बनाता है कौन? चित्रकार। तो कर्तृवाच्य होगा। अब इसको कर्मवाच्य में कैसा बदलना है? तो कैसा लिखेंगे? चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है। बनाया जाता है क्या? चित्र। कर्मवाच्य होगा। जब हम वाच्य में बदलते हैं ना, जैसे राजेश लिख रहा है, राजेश द्वारा लिखा जा रहा है। राजेश पढ़ता है, राजेश द्वारा पढ़ा जा रहा है। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा, वाक्य को परिवर्तन कीजिए। कौन से वाच्य में? कर्म वाच्य में। तो क्या होगा? चित्रकार चित्र बनाता है, चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है 20th। परीक्षा में यहाँ पर गणित का प्रश्न पत्र देखते ही रोहिणी को नानी याद आ गई। अच्छा, क्या पूछ रहा है अभी? वाक्य में निहित मुहावरा पहचान कर लिखिए। एक वाक्य दिया गया है ना यहाँ पर, निहित यानी छिपा हुआ है, एक मुहावरा छिपा हुआ है इसमें। कौन सा है वो मुहावरा? क्या है वो? आपको ढूंढना होता है। फिर से पढ़ेंगे हम प्रश्न। परीक्षा में गणित का प्रश्न पत्र देखते ही रोहिणी को नानी याद आ गई। तो अब आपको मुहावरा पहचानना है। नानी याद आ गई, ये तो वाक्य में आ गया, है ना, जब वाक्य में प्रयोग कर रहे हैं इस तरह से हो गया। मुहावरा क्या है इसका? मुहावरा है नानी याद आना। तो आंसर क्या होगा आपका? नानी याद आना। समझ रहे आप? आशा करती हूँ कि आपको हर एक प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर हम एक और नए प्रश्न पत्र के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए प्रसन्न रहिए, खुश रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। ठीक है? धन्यवाद। ध्यान से देखिए वीडियो, समझने की कोशिश करिए। इतना कठिन भी नहीं है कि आप ना समझ सके, है ना। मैंने हर चीज का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की है, जिससे कि आप बहुत अच्छे से समझ सकें। ठीक है?